संविधानवाद, संविधानवाद या कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है? देखो दोस्तों, जहां भी वाद लगता है, वाद इज्म, उदारवाद, समाजवाद, जहां भी वाद लगता है उसका मतलब है कि नजरिया, विचारधारा, दृष्टिकोण। इसका मतलब है कि नजरिया बड़ा महत्वपूर्ण होता है और कहावत है, जब नजरिया बदलता है तो नज़ारे अपने आप बदल जाते हैं। इसलिए दुनिया हमें वैसी नहीं दिखती जैसी दुनिया होती है, दुनिया वैसी दिखती है जैसे हम उसे देखना चाहते हैं। तो नजरिया क्या है? एक जो व्यक्ति शादीशुदा नहीं है उसको लगता है कि शादीशुदे व्यक्ति को बड़ी खुशी मिलती है। अभी मिलती है नहीं मिलती है एक नजरिया है, परसेप्शन है। और जो व्यक्ति शादीशुदा है वो सोचता है कहाँ फंस गए। इसका मतलब है जब हम विचारधारा की बात करते हैं, ये नजरिया है, तो नजरिए का मतलब है कि दुनिया में जितने लोग हैं उनके सबके नजरिए अलग अलग है। तो जब हम वाद की बात करते हैं इसका मतलब है कि एक विचारधारा, विचारों की श्रृंखला, यानी संविधानवाद का मतलब है ये केवल संस्था नहीं है। जब हम सरकार की बात करते हैं इसका मतलब है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। जब हम संविधानवाद की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसका नजरिए से मतलब है, विचारों से मतलब है, मूल्य से मतलब है। अगर हम इसको इस तरीके से, फिर आप कहेंगे सर ये विचार, मूल्य और नजरिया क्या है? यानी ऐसी व्यवस्था जहां स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति के अधिकार और समानता के अधिकारों का संरक्षण हो, वो संविधानवाद में होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो संविधानवाद का मतलब है कि नजरिया, विश्व दृष्टिकोण, वाद, खास खास तौर पर इज्म, जिस सब शब्द को हम यूज कर रहे हैं, इज्म, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, वाद। इसलिए भाई दुनिया में नजरिए का ही संघर्ष है, दुनिया में अपने आप में दृष्टिकोण की ही लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है। बाबा रामदेव कह रहे हो सर उठा के पियो जो कोका कोला, मतलब टॉयलेट क्लीनर, और कुछ लोग कह रहे हैं सर उठा के पियो कोका कोला। ये दो अलग अलग नजरिए हैं। तो जो संविधानवाद का नजरिया है उस नजरिए में क्या बात आती है कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहां स्वतंत्रता हो। बात याद रखिए, जब संविधानवाद की बात करेंगे सरकार की बात हमें जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यवस्था का मतलब सरकार। और ये बात तो हमने पहले कह रखा है, बिना सरकार के आधुनिक जीवन संभव है नहीं। क्योंकि सरकार नहीं रहेगी, पुलिस नहीं रहेगी, सरकार नहीं रहेगी तो न्यायपालिका नहीं रहेगी। तो आखिर में झगड़ा कौन सुलझाएगा? हमारे पर्स की रक्षा कौन करेगा? हमारी जमीन की रक्षा कौन करेगा? सरकार तो होना चाहिए। लेकिन सरकार एक नजरिए के अनुसार चलेगी जहां पे व्यक्ति की स्वतंत्रता को महत्व दिया जाएगा। अब हम फंडामेंटल राइट में भी आगे चलेंगे तो स्वतंत्रता की बात करेंगे, लेकिन आप याद रखिए, कई बार हमने कहानियां पढ़ी हैं स्वतंत्रता, किसी चीज को पढ़ लेना, किसी चीज को रियलाइज कर लेना कितनी बड़ी बात होती है। अगर स्वतंत्रता का मतलब है, इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने मन के अनुसार जो भी खाना चाहता है, पहनना चाहता है, जीना चाहता है, स्वतंत्रता। यानी कहावत है, अपनी भी शादी में ना जाऊं तो मेरी मर्जी, आजादी। एक बात याद रखिए, आजादी पढ़ लेना, आजादी का प्रयोग कर लेना, दोनों बातें अलग अलग हैं। और भारत में तो आजादी के प्रयोग करने में कई बार बड़ी कठिनाई है, क्योंकि आपने पढ़ लिया आजादी तो आप कहेंगे अब मैं अपना बाल रॉकेट की तरह खड़ा करके बापू के सामने आऊंगा, और बापू ने आते ही ठांस दिया। बापू ने कहा ये भी कोई बाल रखने का तरीका है? आपने कहा ना बापू, सर ने बता दिया है आजादी, अब आजादी रहेगी। और हकीकत की बात यह है, कितनी क्रांतियों में बात कहेगी कि मानव स्वतंत्र पैदा हुआ, मानव आजाद पैदा हुआ। कितनी बड़ी बात है। और सच है कि जब हम पैदा हुए तो भाई विचार करने की शक्ति, सोचने की शक्ति तो हमें जन्मजात मिली हुई है। इसलिए संविधानवाद एक ऐसी व्यवस्था की बात करता है जहां आजादी होगी। और इसलिए अमेरिका में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है। उस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का एक सांकेतिक महत्व है कि इस जमीन पे जो आएगा उसको आजादी मिलेगी। इसे कई बार जब आजादी पढ़ लीजिए, लेकिन जब सही में आजादी का प्रयोग करना हो तो अमेरिका जाइए, इंग्लैंड है, जो मर्जी हो पहनिए, खाइए, शादी करिए, शादी न करिए। हमारे यहाँ तो कई बार संविधान से आजादी है लेकिन ताऊ हमेशा छीनता रहता है। हमारे यहाँ तो हमें अपने मनपसंद शादी विवाह की इजाजत नहीं दी जाती, और पता चला व्यक्ति तो अपनी ही शादी में बाराती बन के जा रहा है। तो आजादी का मतलब होता है कि हमारे ऊपर बंधन ना हो, प्रतिबंध ना हो। तो आप कहोगे सर ये बताओ कि आजादी का मतलब बंधन ना हो, प्रतिबंध ना हो, तो क्या विधि और संविधान भी ना हो? नहीं 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 नहीं, बिना विधि के, बिना संविधान के आजादी का तो मतलब ही नहीं होता। यानी आपको याद दिला दें, जहां विधि नहीं है, संविधान नहीं है, फिर जंगल ही होगा। आजादी का मतलब ये नहीं होता कि विधि हटा दीजिए, संविधान हटा दीजिए। आजादी का मतलब होता है कि बाकायदा अनावश्यक व्यक्ति के जीवन में हस्तक्षेप ना हो। अब जैसे आप कहोगे सर कि आजादी का मतलब क्या है कि बिना हेलमेट पहन के बाइक चलाए? नहीं, आजादी का मतलब है बाइक चलाइए, लेकिन आप हेलमेट नहीं पहनेंगे तो किसी को धक्का मार दिया, वो गिरा, आप भी गिरे। तो भाई आजादी तभी रहेगी जब सबके जीवन की रक्षा रहेगी, जान है तो जहान है। इसलिए एक संविधानवाद एक मूल्य की बात करता है जहां हर व्यक्ति को आजादी मिलेगी, और खास बात है जहां हर व्यक्ति गरिमा का महत्व है। कितना बड़ा शब्द है मेरे दोस्तों, इसका याद रखिए। गरिमा का मतलब है, कई बार पॉलिटी पढ़ के हम सीखें, कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि हमारे अंदर कोई कमी है, मैं उनके जैसा क्यों नहीं हूं। हकीकत की बात है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप दुनिया में जो हो वैसा दूसरा कोई नहीं है। यानी व्यक्ति खास बात है, हर व्यक्ति सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। अच्छा, विज्ञान की भाषा में कहा जाए, एक व्यक्ति का जो फिंगरप्रिंट है दूसरे से मिलता नहीं। ये कितना बड़ा मतलब बताता है। इसका मतलब हम इस दुनिया में अजूबे हैं। अगर हम विशिष्ट हैं, अजूबे हैं, तो हमारी इच्छाएं भी अलग हैं, हमारे विचार भी अलग हैं। यानी इस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं। जरूरी नहीं है कि मेरा भाई वैसा देखता हो, मेरा पड़ोसी ऐसा देखता हो, मेरे सहयोगी ऐसे देखते हो। और हर व्यक्ति की इच्छा का सम्मान होना चाहिए। इसे गरिमा का मतलब है हर व्यक्ति अपने आप में आजाद है, हर व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है। हर व्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करिए। इसे अगर घर में कोई बच्चा कह रहा है कि मैं मॉडल बनूंगा, तो उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करिए। घर में कोई बच्चा कह रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा, उसकी भी स्वतंत्रता का सम्मान करिए। क्योंकि हर व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताएं हैं। तो जब उसे आजादी नहीं देंगे, जब उसका सम्मान आप सम्मान नहीं करेंगे, तब उसकी गरिमा का हनन हम कर रहे हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम दूसरे को प्रताड़ित कर देते हैं कि अरे लो, ऐसी कौन बात है, मॉडल आज तक कौन बना है, ये देखो ये मॉडल बने घर में जाके।
घर का नाम बदनाम कर देगा। मेरे प्यारे बच्चों, जगजीत सिंह के पिताजी चाहते थे कि वो सिविल सर्वेंट बने। जगजीत सिंह जो फेमस गजल गायक है, लेकिन जगजीत सिंह ने कहा ना भाई, हम तो गजल गाऊंगा। उसके बाद उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा, घर के लोगों ने कहा देखो ये नालायक है, बदनामी करा देगा करके, वो माने नहीं, और उसी क्षेत्र में कितना नाम कमाया। यानी आप याद रखिए, जीवन में एक नजरिया अच्छा नहीं होता। हम कई बार क्या सोचते हैं, ये परफेक्ट है, इनका नजरिया ठीक है। कई बार आप सोचते हैं कि जो व्यक्ति हनी सिंह है वो अच्छे हैं, हनी सिंह का भी जीवन शैली है अच्छा है, बाबा रामदेव की भी जीवन शैली अच्छी है, और कैटरीना कैफ की भी जीवन शैली अच्छी है। इसमें कोई परफेक्ट नहीं है। जो जिसको जिस तरीके से जीवन जीना हो, हम उसके जीवन में हस्तक्षेप न करें, क्योंकि हर व्यक्ति का महत्व समान है। ये गरिमा है। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश से दिल निकले, मानव खास बात है ऐसा, तो व्यक्ति गरिमा है। और आप याद रखिए, अधिकार का मतलब है कि अब हमें आज़ादी के लिए दावा चाहिए, अधिकार का मतलब है, और संयोग की बात आगे चल के फंडामेंटल, यही तुम पूरे संविधान में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट में आज़ादी, अधिकार, समानता। इसलिए हमारे यहाँ इसका मतलब लॉजिकल आप कहेंगे, अच्छा इसका मतलब हमारे यहाँ संविधानवाद भी है। बिल्कुल संविधानवाद है, क्योंकि संविधानवाद का मतलब होता है केवल सरकार से नहीं, शासन से नहीं, उस मूल्य से, उस विचार से। इस अमेरिका में संविधान, आप समझ गए होंगे अमेरिका में संविधानवाद है, भारत में संविधानवाद है। फिर आप ये भी समझ गए होंगे संविधानवाद कहाँ नहीं है, नॉर्थ कोरिया में संविधानवाद नहीं हो सकता, उत्तर कोरिया में संविधानवाद की संभावना नहीं है, क्योंकि वहाँ तो एक व्यक्ति जो कहेगा वही सब करेंगे, जो वहाँ के राष्ट्रपति ने कह दिया उसी के पीछे सब भेड़ की तरह चल देंगे। और यकीन मानिए, जिस दिन हम व्यक्तियों के पीछे, दूसरे के पीछे आंख मूंद के चलने लगे, तो हमारा स्वभाव भेड़ से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। और दोस्तों, मानव को भेड़ बना देना है, मानव कितना बड़ा अपमान है। एक भेड़ चलती है, उसके पीछे सारी भेड़ चल जाती है। गरिमा का मतलब क्या है? नहीं नहीं नहीं, मेरे रास्ते अलग होंगे, मेरा नजरिया अलग होगा, मेरे जीवन में चयन अलग होगा। इसलिए मेरे दोस्तों, पॉलिटी पढ़ के सीखो, जीवन में कुछ ऐसा करो जो आज तक किसी ने नहीं किया है। ये गरिमा का मतलब है, क्योंकि आप विशिष्ट हो। अब ये व्यवस्था, अब अधिकार का मतलब है कि ठीक है, हमें आज़ादी और हमारी गरिमा का सम्मान तब होगा जब हम लगातार ये मांग करते रहें कि हमें ऐसी चीज़ मिलनी चाहिए। और अधिकार सच मानो, अधिकार, अधिकार सब सही मायने में स्वतंत्रता का ही दूसरा नाम है। और हकीकत की बात है कि अधिकार तो मैं तो लेके पैदा हुआ हूँ। क्यों भाई? हम पैदा हुए तो आँख अपने साथ लाए थे, कहीं से खरीदी तो नहीं है। पैदा हुए तो हाथ भी अपने साथ ही था, कहीं से खरीदा तो नहीं है। खास बात है। यानी आप याद रखिए, मेरा ये जैकेट है, ट्राउज़र है, खरीद रखा है मैंने। लेकिन अब आप कहोगे सर हाथ भी खरीदा था क्या किसी मार्केट में? सवाल ही पैदा नहीं होता। आप कहोगे सर ये बोलने की क्षमता भी कहीं खरीदा था क्या? और ये सब तो पैदाइशी मिला है प्यारे भाइयों, देखने की क्षमता, बोलने की क्षमता। और अगर हमें सब पैदाइशी मिला हुआ है, इसका मतलब कोई छीन नहीं सकता। इस अधिकार का मतलब हमारा दावा है, हमारा क्लेम है कि भैया हमें बोलने दिया जाए पहला, हमें अपने मनपसंद व्यवसाय करने दिया जाए दूसरा, हमारे जीवन में कोई व्यक्ति हस्तक्षेप न कर पाए तीसरा। इसे अधिकार क्या है? दावे हैं, क्लेम है। और सही मायने में अगर हर व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, इसका मतलब है अधिकार सरकार ने दिया नहीं है। बहुत समझने की बात है। हमारी व्यवस्था में जो बोलने की आज़ादी है, जो जीवन का अधिकार है, वो मोदी सरकार नहीं दिया है, वो किसी राज्य की सरकार या मुख्यमंत्री नहीं दिया है। ये हमें संविधान से मिला है, और संविधान से जन्मजात में मिला हुआ है। कि जन्मजात संविधान लिखने वाले हम ही हैं। भाई हम पैदा हुए तो हमने कहा चलो भाई व्यवस्था बना दे, संविधान ने लिख दिया, अधिकार मिल गया हमें। इसका उल्लेख हम फंडामेंटल राइट में विस्तार से करेंगे। और आप ये देखिए, मूल्य कैसा होना चाहिए? केवल आज़ादी नहीं, वो आज़ादी सबके लिए हो। खास बात है, ये कितनी बड़ी मान्यता है दोस्तों। हमारे ज़माने में एक समय समाज कितना विषमता मूलक, राजा महाराजा, लंबरदार, जागीरदार, ताल्लुकदार, संविधान निर्माताओं ने कहा खबरदार, कोई बात नहीं चलेगी, सब बराबर। आपको हिमाची फिल्म देखो, तो माझी बड़ा खुश हुआ, दिल्ली से वापस आया था और बड़ा खुश हुआ, सब बराबर, सब बराबर। ये कितनी बड़ी बात है। और आप याद रखिए, आपको वोटिंग राइट, जितने बच्चे 18 वर्ष के ऊपर के हैं उन सबको वोटिंग राइट समान है। ये कितनी बड़ी बात है, ये तो समानता की बात है। और मेरे दोस्तों ये भी देखो, जितने हमारे पिता को वोटिंग राइट है उतनी हमारी वोटिंग राइट है। जो वोटिंग राइट अंबानी को है वो वोटिंग राइट हमें है। और समानता, हर व्यक्ति को एग्जाम देने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपने हिसाब से आवास के चयन का अधिकार है। यानी भेदभाव नहीं है। और भेदभाव समाज में कैसे होता रहा है दोस्तों? आप देखो, कई बार समाज में लड़कियों के साथ भेदभाव हो जाता है, ये समानता का विरोधी है। भाई पढ़ने का अधिकार लड़कों को है, लड़कियों को है। कई बार समानता में जाति के आधार पर भेदभाव हो जाता है, ये भी हम परमिशन नहीं देंगे। कई बार भाषा के आधार पर, कई बार रंग रूप के आधार पर भेदभाव हो जाता है। तो संविधानवाद कहता है हर व्यक्ति का महत्व समान है, क्योंकि गरिमा समान है। आप याद रखिए, इसलिए रूप रंग जाति धर्म, रूप रंग जाति धर्म, और कहीं ना कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा, ये तो सब समाज हमें देता है। मेरे दोस्तों, हमारे पास दो पहचान है। एक तो मेरी आँख है, नाक है, सोचने की क्षमता है, देखने की क्षमता है, ये मैं पैदा से लाया। दूसरा क्या है? हमारी जाति पहचान है, हमारी आर्थिक प्रतिष्ठा है, ये हमें समाज ने दिया। तो सवाल है कि जो हम जन्मजात ला रहे हैं उसको कोई छीन नहीं सकता। इसी वजह से संविधानवाद का मतलब है एक ऐसा विचार, एक ऐसा नजरिया जो सभी को समान मानता हो। संविधानवाद का मतलब है एक ऐसा विचारधारा जिसमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर। और ये कई बार आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, मैं तो पॉलिटिकल स्टूडेंट हूँ। उधर सोच के देखिए, कई बार तो बच्चे निराश हो जाते हैं। और मैं पूछता हूँ बच्चों से, भाई बच्चों क्या बात हो गई, क्यों प्रॉब्लम है? कहते हैं सर मैं ये एग्जाम फेल हो गया। अरे मेरे भाई और बहनों, आप राष्ट्रपति बन सकते हो, जरा संविधान पढ़ के देखना। भारत का हर नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। और कई बार तो हम 20-25 साल में फेल होने पर बड़े निराश हो जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति कलाम साहब बने थे 71 साल की उम्र में। इसीलिए हमारा संविधान भी विश्वास दिलाता है कि हमारा एक ऐसा मूल्य होगा जो हर वर्ग को आज़ादी देगा। इस संविधानवाद बात को दूसरे नजरिए सोच के देखिए, तो
हमारा ऐसा मूल्य होगा जहाँ हम धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। हमारा ऐसा मूल्य होगा जहाँ हम व्यक्ति को जाति लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। इसलिए संविधानवाद एक विचार है, एक विचारधारा है जो हर व्यक्ति में समान विश्वास रखता है, हर व्यक्ति को समान गरिमा देता है। लेकिन आप कहोगे सर ये बात तो ठीक है कि अधिकार मिल गया, समानता मिल गया, लेकिन संविधानवाद में क्या सरकार नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दोस्तों विचारों के लिए अच्छी बात है कि हमारे विचार अलग हों। अमेरिका में ये विचार है, भारत में विचार है, इंग्लैंड में विचार है। तो आप कहोगे सर ये बताओ कि सरकार होनी चाहिए, व्यवस्था की मशीनरी तो होनी चाहिए। इसलिए आपको ध्यान दिला दें कि संविधानवाद में जो दूसरी बात समानांतर तौर पर चलती है, संविधानवाद में जो दूसरी बात समानांतर तौर पर चलती है कि सरकार हमेशा रहेगी। क्योंकि ये बात तो हमने तय कर दिया चलिए कि बिना सरकार के, बिना पुलिस के, बिना न्यायपालिका के तो हम शासन चाह ही नहीं सकते, क्योंकि फिर हमारी जान ही खतरे में पड़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों जंगल में कोई सरकार नहीं है तो शेर जब चाहे तब हिरण को खा ले, हिरण कहीं एफआईआर कराने जा नहीं सकता। तो ये बात जिसकी लाठी उसी की भैंस, जबकि होना चाहिए जो भैंस का मालिक है भैंस उसकी होनी चाहिए। इसलिए संविधानवाद में मूल्य रहेंगे, प्राथमिक मूल्य हैं, और उन मूल्यों की रक्षा के लिए हमें एक सरकार चाहिए। फिर सरकार की बात आ गई, लेकिन वो सरकार कैसी होगी? सीमित होगी। वो सरकार सीमित होगी। अब सीमित सरकार का मतलब, लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब क्या है? कि जो सरकार व्यक्ति के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करे। सीमित सरकार का मतलब क्या है? जो सरकार, जैसे सीमित सरकार का मतलब है सरकार केवल पुलिस देखेगी, कानून व्यवस्था देखेगी। हाँ, सरकार कभी कभी दलिया उलिया भी खिला देगी। अगर कोई सहायता, शिक्षा की सहायता मांगेगा, चिकित्सा की सहायता मांगेगी, सरकार ये भी दे सकती है। लेकिन सीमित सरकार का मतलब है सरकार ये नहीं कहेगी कि आप कपड़े कैसे पहनो, सरकार ये नहीं कहेगी कि आप किस तरीके से फिल्म बनाओ, फिल्म न बनाओ, सरकार ये नहीं कहेगी कि व्यवसाय का चयन मत करो। ये सीमित सरकार, यानी सरकार को सीमित किया जाए। अब आप कहेंगे सर सरकार को सीमित कैसे किया जाए? तो स्वाभाविक रूप में सरकार को सीमित करने के लिए फिर हमें संविधान बनाना पड़ा, संविधान बनाना पड़ा। इसलिए आप याद रखिए, संविधानवाद का ये भी मतलब लिया जाता है कि सीमित सरकार, जो संविधान सरकार को सीमित करेगा। इसलिए संविधानवाद का और एक मतलब है संवैधानिक सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। और आप जानते हैं जब सरकार, कल भी मैंने बताया था, सरकार सीमित रहेगी, जब सरकार सीमित रहेगी, जब सरकार की शक्तियां नियंत्रित रहेंगी संविधान से, क्योंकि कल भी हमने बता रखा था कि हम सरकार को नीचे करेंगे, संविधान को ऊपर करेंगे। इसलिए संवैधानिक सरकार होगी। संवैधानिक सरकार का मतलब है सरकार के पावर नहीं होंगे तो विधि की शक्ति होगी। ध्यान सुनने की आवश्यकता है बच्चों, विधि का शक्तिशाली हो जाना और व्यक्ति का शक्तिशाली हो जाना दोनों बातें अलग अलग है। संविधानवाद में विधि शक्तिशाली होगी, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति संविधान के नीचे आएगा, विधि के नीचे आएगा। इसलिए बात ध्यान रखिए, एक होती है शासकों की विधि, यानी जैसा राजा वैसी विधि बना लिया। संविधानवाद इसे नहीं मानता, शासकों की विधि नहीं बल्कि विधि का शासन। तो शासक भी उसके नीचे आएगा। इसे खास बात होती है, संविधानवाद का मतलब है जहां हम संवैधानिक सरकार, विधि का शासन, जैसे भी आप कहिए। और संवैधानिक सरकार का दूसरा मतलब ही है रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। और आपको याद दिला दें दोस्तों, विधि के शासन का मतलब है, फिर आपको याद दिला दें, ये विधि का शासन है, शासकों की विधि नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे दुनिया में विधि तो हर जगह है। अगर विधि नियम कानून का दस्तावेज है जो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करता है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं जो विधि नहीं है, जहाँ विधि नहीं है। या कुछ नियम कानून तो रहेंगे, लेकिन विधि की सर्वोच्चता हो ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जहाँ संविधानवाद होगा, इसका मतलब है अगर हम विधि की सर्वोच्चता नहीं रखेंगे तो इन मूल्यों को बचा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारा संविधानवाद का पर्पज क्या है? ये नजरिए बचे रहे, ये मूल्य बचे रहे, ये आदर्श बचे रहे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विधि का शासन स्थापित करना पड़ेगा। विधि के शासन का मतलब विधि की सर्वोच्चता। कोई विधि से बड़ा नहीं है, कल भी मैंने आपको बताया था। इसलिए बड़ा कौन? डीएम, सीएम, पीएम या लॉ? तो आपका उत्तर होगा लॉ। बड़ा कौन? कोई जाति का व्यक्ति, धर्म का व्यक्ति या विधि? विधि। बड़ा कौन? कोई धार्मिक ग्रंथ या विधि? विधि। ये विधि का शासन है। और विधि के शासन खास बात है, सबके लिए समान व्यवहार होगा। इसलिए आपको याद दिला दें, सलमान खान गए थे, हम साथ साथ है कि शूटिंग हो रही थी जोधपुर में, सलमान खान गए, और भाई याद रखिए सलमान खान तो हीरो है। वैसे भी किसी आम व्यक्ति के आसपास कुछ हीरोइन इकट्ठा हो जाए तो उसको हीरो समझने की गलतफहमी हो जाएगी, अपने आप को हीरो ही मान लेगा। और हीरोइन के साथ थी ही, तो हीरो ने कहा कि सल्लू भाई चिंगारा को मार दो, और सलमान खान ने मार दिया। दोस्तों ऐसे सलमान खान फंसे हुए हैं कि जोधपुर आते आते जूते घिस गए। विधि का शासन। आप याद रखिए, सलमान खान फिल्मों के दबंग होंगे, विधि के सामने हर व्यक्ति राजपाल यादव बन जाता है। दबंग दबंग वहां पर नहीं चलेगा, रूढ़ दबंग नहीं चलेगा। इसलिए हमारे यहाँ संविधानवाद है, संविधानवाद को जैसे आप चाहें करना चाहें। और आईएएस के पीटी का भी सवाल आप देखिएगा, संविधानवाद से बार बार प्रीलिम्स में सवाल पूछा गया है कि संविधानवाद क्या है? सीमित शासन, सही ऑप्शन। संविधानवाद क्या है? विधि का शासन, सही ऑप्शन। संविधानवाद क्या है? विधि की सर्वोच्चता, सही ऑप्शन। अब अगर हम संविधानवाद को और एक तरीके से परिभाषित करना चाहें, संविधानवाद क्या नहीं है ये भी देख लें। मैं किसी चीज को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, एक तो यह है, तो आप अभी इस बात कह सकते हैं विधि का शासन कह लीजिए, संविधानवाद को संविधान की सर्वोच्चता, विधि की सर्वोच्चता कह लीजिए। और संविधानवाद किससे अलग है? इसका सीधा सा मतलब है संविधान हो जाना
संविधानवाद होने की गारंटी नहीं है। बात ध्यान सुनने की आवश्यकता है। यानी संविधानवाद क्या नहीं है, तो संविधानवाद क्या नहीं है तो आपको याद दिला दें। यदि संविधानवाद की धारणा किसी अलग है तो पहला आपको याद दिला दें। जरा देखिए म्यांमार में, यानी संविधान होना संविधानवाद होने की गारंटी नहीं है। संविधान होना संविधानवाद की गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि संविधान हो सकता है लेकिन शासक सर्वोच्च हो सकते हैं। म्यांमार में संविधान है। यानी हकीकत की बात तो यह है प्यारे बच्चों कि दुनिया में कोई देश बताओ जहाँ संविधान ना हो। हाँ, कहीं धार्मिक ग्रंथ के रूप में होगा, कहीं कुछ लिखित नियम कानून के रूप में होगा, कहीं सेना ने बना लिया उस रूप में होगा। यानी बात ध्यान में रखने की है, जिस देश में संविधान है वहाँ संविधानवाद हो जाए जरूरी नहीं है। तो इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है उत्तर कोरिया, म्यांमार आपके बगल का एग्जाम्पल है, जहाँ संविधान तो है, संविधानवाद नहीं है। इसका मतलब है संविधान है लेकिन संविधान के साथ यहाँ प्रॉब्लम क्या है? म्यांमार में, उत्तर कोरिया में यहाँ शासकों की सर्वोच्चता है। यहाँ क्या है? शासकों की सर्वोच्चता है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? शासकों की विधि है। यहाँ शासकों की विधि है। तो वही सीधी सी बात है। इसका मतलब है यहाँ पे कुल मिला के व्यक्ति का शासन है। अब जरा सोच लीजिए, जहाँ व्यक्ति का शासन होगा वहाँ आज़ादी समाप्त। और कई बार अब देखिए हमारे परिवार में अब हमारे देश में संविधान चलता है, परिवार में संविधान है ही नहीं। अब कुछ आप बोलेंगे, आप छोटे बच्चे हैं, पॉलिटी पढ़ गए और आपने कहा सर ने तो बताया है कि अब तो बोलने का अधिकार जन्मजात है, और आपके पिताजी ने कोई बात कही आपने काट दिया, आपने कहा नहीं ये बात तार्किक नहीं है, सर ने बताया है, तब उलट चला देगा। अब लो आप कहोगे सर ने पिटवा दिया। इसलिए मेरे दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अधिकार का प्रयोग अपने घर में जाकर करने लगो। अब आपने कहना शुरू कर दिया ना ना अब तो मैं बताऊंगा मेरी शादी कब होगी, कहाँ होगी। इसलिए हमारे हर घर में कहीं ना कहीं नॉर्थ कोरिया का राष्ट्रपति बैठा हुआ है। लड़कियों के लिए तो बात और सही है। इसलिए अब हमारे यहाँ बड़ी विडंबना ये है कि सरकार तो संविधानवाद पे चल रही है, हमारा परिवार तो तानाशाही पे चलता है। अरे भाई संविधानवाद का मतलब है जहाँ परिवार में हर व्यक्ति राय सुनी जाए, बोलने का अधिकार दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए। अगर हमारे पिताजी और हमारे वोटिंग राइट में कोई अंतर नहीं है तो हमें तो बोलने का अधिकार दिया जाए। लेकिन समस्या क्या है, जैसे हम बोलना शुरू किए तो उनका चुप कर, बेकार की बात करता है, बच्चा है ये लो। हमारे यहाँ विडंबना यह है कि अगर परिवार में कोई बच्चा 50 साल का है, उसके पिताजी जिंदा है तो बच्चा ही रहेगा। अरे भाई संविधान कहता है 18 साल बाद हम सरकार चुने, और हमें तो घर में पार्टनर चुनने की इजाजत नहीं दी जाती। इसलिए संविधान होना संविधानवाद होने की गारंटी नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि जहाँ संविधानवाद हो, संविधान की सर्वोच्चता हो, गारंटी नहीं है। और आप याद रखिए, जहाँ शासकों की सर्वोच्चता हो गई, जहाँ शासकों की विधि हो गई, जहाँ व्यक्ति का शासन हो गया, वहाँ संविधानवाद नहीं होगा। यहाँ रेड सिग्नल आ गया। और ये तो बहुत लॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि जहाँ शासक सर्वोच्च हो जाएगा आज़ादी का विचार खत्म। आप देख लीजिए, कहीं भी तानाशाही शासन में देख लीजिए, यानी संविधानवाद का अपोजिट क्या है? तानाशाही शासन। और आपको हम याद है तानाशाहों ने भी संविधान बनाया है, बगल में एग्जाम्पल है चाइना। और इसलिए खास बात देखेंगे, तानाशाही देश में जो संविधान होता है वो शासक जब चाहे तब बदल देता है। जैसे चाइना में 5 संविधान बदल दिया गया, पाकिस्तान में कई संविधान बदल दिए गए, क्योंकि यहाँ तो शासकों की सर्वोच्चता है। भाई चाइना में तो सी जिनपिंग की कहानी स्कूल में पढ़ाई जा रही है, बताया जा रहा है सी जिनपिंग शक्तिमान है, जबकि हम ही कह रहे हैं भाई हर व्यक्ति में शक्तिमान होने की क्षमता है। ऐसा कैसे है, कोई व्यक्ति इतना महान हो गया दूसरा बेकार हो गया? इसलिए संविधानवाद एक ऐसा मूल्य है जो संविधान होने के साथ उपलब्ध हो जाए, इसकी गारंटी नहीं है। इसका मतलब है दुनिया में संविधान हर जगह है, संविधानवाद नहीं है। तो फिर संविधानवाद कहाँ होगा? जहाँ सरकार न केवल सरकार सीमित हो, बल्कि सरकार लोकतांत्रिक भी हो। और आप जानते हैं जहाँ लोकतंत्र आएगा वहाँ लोगों की सर्वोच्चता अपने आप हो जाएगी। इसलिए संविधान को जैसे ही हम लोकतंत्र के साथ जोड़ देते हैं, भाई लोकतंत्र में सारे मूल्य तो यही आ जाते हैं। हम आगे भी इस बात की चर्चा भी करते रहेंगे कि जैसे हम शासन की प्रणाली को लोकतांत्रिक लाते हैं, ये मूल्य अपने आप पीछे पीछे चले आएंगे। तो अमेरिका में आज़ादी है, लोकतांत्रिक शासन है। भारत में आज़ादी है, लोकतांत्रिक शासन है। इसलिए अगर हम संविधानवाद अपनाएं लेकिन तानाशाही हो, संविधानवाद नहीं रहेगा। और कई बार एक कहानी बड़ी दिलचस्प आ जाती है कि ब्रिटेन ब्रिटेन एक ऐसा एग्जाम्पल है जहाँ कभी संविधान सभा बैठी नहीं, संविधान वैसा लिखा नहीं गया, इसके बावजूद ब्रिटेन में संविधानवाद है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, कितने महत्व की बात है, जरा सोच के देखिए। जहाँ संविधान है वहाँ संविधानवाद होना जरूरी नहीं है, क्योंकि संविधान है लेकिन संविधान की सर्वोच्चता नहीं है, विधि की सर्वोच्चता नहीं है, सरकार सीमित नहीं है। भाई संविधानवाद का विरोधी क्या है? जहाँ शासकों की सर्वोच्चता है, शासकों की विधि है, व्यक्ति का शासन है, संविधानवाद का विरोधी है। इसलिए संविधान होना संविधानवाद होने की गारंटी नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्रिटेन सॉरी अपने आप में अपवादात्मक देश है, यहाँ पे कोई संविधान सभा बैठी नहीं, संविधान लिखा नहीं गया। इसलिए ब्रिटेन में कभी आप जाएंगे वो पूछेंगे भैया हमें संविधान पढ़ने जरा दे दो, हमारे यहाँ संविधान किताब मिल जाती है। ब्रिटेन में ऐसी संविधान किताब कोई मिलती ही नहीं, लेकिन सरकार सीमित है, अधिकार बहुत है। ब्रिटेन में तो कोई संविधान नहीं, तो स्वाभाविक रूप में फंडामेंटल राइट का अध्याय भी नहीं होगा। जब संविधान ही लिखा गया तो आज़ादी का अधिकार कहाँ से आएगा? लेकिन कमाल का देश है, वहाँ पे आज़ादी का अधिकार है, सरकार सीमित है, भले ही संविधान लिखित रूप में उपलब्ध न हो। इसका मतलब है कि फिर संविधान के साथ संविधानवाद वहाँ आएगा जहाँ लोकतंत्र हो, जहाँ आज़ादी हो,
संविधानवाद के साथ संविधानवाद वहाँ आएगा जहाँ भारत का संविधान होगा, जहाँ अमेरिका का संविधान होगा, यानी यहाँ संविधान भी है, संविधानवाद भी है। भारत अमेरिका में संविधान भी है, संविधानवाद भी है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, संविधानवाद है, क्योंकि आज़ादी है, अधिकार है, गरिमा है, सीमित शासन है। अभी आप देखेंगे कि ब्रिटेन में कैसे सुनाक हमारे भारतीय मूल के व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और कितनी आसानी से सत्ता बदल गई। लेकिन अगर सोच के देखिए, चाइना में सी जिनपिंग पूरे जीवन के लिए राष्ट्रपति हैं। कमाल की बात है भाई। अब एक व्यक्ति पूरे जीवन के राष्ट्रपति बन जाएगा तो बाकी का स्कोप ही खत्म हो गया। तो कैसी समानता, कैसी आज़ादी भाई? हम ये कैसे मान लें सी जिनपिंग में सारी बुद्धिमत्ता है? इसीलिए चाइना में संविधान तो है, आज़ादी नहीं है। म्यांमार में संविधान तो है, आज़ादी नहीं है। संविधान तो है, बोलने का अधिकार नहीं है। संविधान तो है, स्वाभाविक रूप में व्यक्ति भेड़ की तरह रहता है। संविधान तो है। अब इसीलिए आप देखेंगे चाइना में, अब देखिए लोकतंत्र में रहने का संविधानवाद रहने क्या फ़र्क होता है। एक बार चाइना में 1989 में छात्र इकट्ठे हो गए। बीजिंग का एक जगह है, चीन की राजधानी बीजिंग, और वहाँ पे तियानमेन चौक है, जैसे हमारे दिल्ली में विजय चौक है। तियानमेन चौक पर छात्र इकट्ठा हो गए। चीनी सरकार ने, यहाँ क्यों भाई, विश्वविद्यालय में तुम्हें पढ़ना है या यहाँ पे आंदोलन करना है? छात्रों का ना, हमें आंदोलन करना है क्योंकि हमें आज़ादी चाहिए। चीन ने कहा अच्छा रुक जाओ, आज़ादी देते। उसके बाद तो चीन ने छात्रों पर टैंक चढ़ा दिया। याद रखिए, हजारों छात्र मारे गए। इसका मतलब है वहाँ संविधानवाद नहीं है। जबकि भारत में आप देखिए, जब देखो छात्रों को जिंदाबाद मुर्दाबाद, जहाँ देखो रैली, धरना, प्रदर्शन। और दिल्ली में तो हर हफ्ते चलो जंतर मंतर। जंतर मंतर यहाँ जगह है जहाँ पे रैली, धरना, प्रदर्शन, रामलीला मैदान। ये खास बात है। ये है बच्चों संविधानवाद। इसका मतलब है संविधानवाद मूल्य है, फिर आपको निष्कर्ष बता दें, लेकिन बिना शासन सरकार के साथ हम मूल्य नहीं लगा सकते, क्योंकि भाई कोई आदर्श बनाने के लिए घर तो बनाना पड़ेगा। लेकिन संविधानवाद संविधान से अलग है। यानी संविधानवाद जरूरी नहीं कि संविधान वहाँ पाया जाता हो। तो अब ये हमारी संविधानवाद की बात पूरी हो गई। और अब आईएएस में आप प्रीवियस ईयर पेपर आप देखोगे, कम से कम 3-4 सवाल संविधानवाद से बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए फिर आपको रिपीट कर दें कि सब विधि होना अलग बात है, सरकार होना अलग बात है, संवैधानिक सरकार होना अलग बात है। संवैधानिक सरकार का मतलब यहाँ सरकार की सर्वोच्चता नहीं है, विधि की सर्वोच्चता होगी, ये अलग बात है। अब इतनी बात हमें संविधानवाद से स्पष्ट हो गई। अंतिम शब्दावली आपको फिर स्पष्ट कर दें, इंडियन पॉलिटी क्या है। हमने सरकार भी देख लिया, समाज भी देख लिया, संविधान भी देख लिया, संविधानवाद भी देख लिया। लास्ट में अब जरा देख लें कि इंडियन पॉलिटी क्या है, फिर हम विषय की शुरुआत करें। तो बच्चों अब देखो, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, राज्य व्यवस्था। हिंदी में कई बार पॉलिटी का अनुवाद अलग अलग भी हो जाता है, लेकिन अब इंडियन पॉलिटी का मतलब राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था कैसे समझें दोस्तों? आपको याद दिलाते हैं, खासतौर भारत में तो पहली बार हम बार याद दिला चुके हैं कि भारत में या दुनिया के किसी भी देश में सरकार तो पक्का होगी। हाँ, संविधानवाद हो सकता है, नहीं हो सकता है, और भारत में तो सरकार भी है, संविधान भी है, संविधानवाद भी है। ये बात स्पष्ट हो गई। लेकिन अब सवाल है कि जो हमने संविधान लिख दिया, और अब जानते हैं संविधान में लिखा क्या? हमने बता दिया कि विधायिका की सत्ता होगी। अब हमने संविधान में सब कुछ लिख दिया, और संविधान लिखा इसलिए जाता है कि भाई परंपरा पे कोई बात न छूटे, प्रथा पे कोई बात न छूटे। और कहा भी जाता है कि हमारे यहाँ बड़ा संविधान क्यों लिखा गया? क्योंकि याद रखिए दोस्तों, जिस देश को हम संविधान दे रहे थे वहाँ पर जनता पढ़ी लिखी नहीं थी। और यकीन मानो, जब भारत में संविधान का प्रयोग होने लगा तो पूरी पश्चिमी दुनिया में कई लोगों ने तो आश्चर्य फैला लिया। और रामचंद्र गुहा ने बात कहा है, इट वॉज द बिगेस्ट एक्सपेरिमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। इसका मतलब है कि हम भारत में डेमोक्रेसी का प्रयोग करें, लोकतंत्र का प्रयोग करें, कल्पनातीत बात थी। क्यों? क्योंकि अभी तक लोकतंत्र कहाँ था, संविधान कहाँ था? इंग्लैंड में। मतलब लिखा हुआ नहीं, व्यवस्था थी अमेरिका में। उसके बाद बहुत अमेरिका के बाद तो लिखने वाले संविधान की परंपरा शुरू हुई। तो जब इन देशों ने संविधान लिखा तो वहाँ औद्योगिकरण आ गया था, शहरीकरण आ गया था, लोग पढ़ लिख गए थे, शहर बन गए थे, लोगों को अधिकारों के बारे में जानकारी थी। और हमारे यहाँ दोस्तों कमाल किस्सा था, सुकुमार सेन जो हमारे मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे उस समय, और उनको दायित्व दिया गया पहले चुनाव करवाओ। अब सुकुमार सेन किसी गाँव में गए और सुकुमार सेन ने किसी महिला से, निर्वाचक नामावली बना रहे थे, भाई चुनाव करवाना है, सब नाम लिखना है। तो सुकुमार सेन गए, किसी महिला से पूछा, हाँ भाई अपने पति का नाम बताओ। महिला ने कहा चुन्नू के पापा। सुकुमार सेन ने कहा, अरे मैडम पति का नाम बताओ, चुन्नू के पापा नहीं, या क्या बात करते हो? आपको पता नहीं है कि भारतीय परंपरा में पति का नाम बोला नहीं जाता? ऐसे देश में चुनाव कराना था। तो आप समझ सकते हैं। इसलिए इट वॉज द बिगेस्ट वंडर। लोगों ने कहा कि भाई भारत में लोकतंत्र का प्रयोग हो रहा है, कल इतना बड़ा देश। 90 आज भी हमारी अभी आबादी, जो निर्वाचक मंडल है, जो लोग वोटर है, वो 90 करोड़ है। 90 करोड़ का दोस्तों याद रखिए, 28 यूरोपीय देश मिला दीजिए, अमेरिका मिला दीजिए, कनाडा मिला दीजिए, यानी 30-32 देशों में चुनाव करवाइए इज इक्वल टू इंडिया में चुनाव करवाइए। कमाल की बात थी। यानी हम एक ऐसे देश में लोकतंत्र का प्रयोग कर रहे थे जो अपने आप में अजूबे से कम नहीं था। तो इसलिए हमने संविधान में ज़्यादा चीज़ें लिखी, ज़्यादा विस्तार दिया कि भाई कल के लिए कोई सांसद सत्ता में हो जाए, दुरुपयोग न कर दे, अपना ही फायदा न लगा ले, जनता की हितों के बजाय। इस वजह से ये कहा गया, भाई विधायिका की बात लिख दी गई, फिर कार्यपालिका की शक्तियाँ संविधान में लिख दी गई, फिर न्यायपालिका की शक्तियाँ संविधान में लिख दी गई। लेकिन आप दोस्तों याद रखिए, इतनी चीज़ लिखने के बावजूद भी दुनिया के आज तक किसी संविधान में, हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े संविधान में एक है, 395 आर्टिकल, 12 अनुसूची,
उसमें भी कुछ ना कुछ जुड़ता रहता है। इतने बड़े संविधान में भी सब कुछ चीज़ें लिखी नहीं जा सकती। इसलिए लोग कहते भी हैं कि दुनिया में ऐसा होता ही नहीं कि सारी चीज़ आप लिख दीजिए। अच्छा, ये बात तो जीवन के बारे में भी सही है, क्या क्या लिखेंगे, आगे आने वाले समय में परिस्थितियाँ नहीं आती, बात बदल जाती है। इसलिए अब समस्या देखिए कैसे उत्पन्न हुई। समस्या उत्पन्न कैसे हुई? अब ठीक है, ये तो विधायिका की शक्तियों के बारे में लिख दिया गया, विधायिका की शक्तियों के बारे में लिख दिया गया, राज्यसभा लोकसभा के बारे में लिख दिया गया। अब लेकिन सवाल ये है, अब देखिए अभी 2-3 दिन पहले अभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चुनाव की घोषणा हुई। तो पॉलिटिक्स स्टूडेंट होने के नाते अगर आप ये जानना चाहें, आप कहोगे सर ये बताओ, अगर पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव की घोषणा हो रही है, तो ये बताओ संविधान में कहाँ इसका उल्लेख है? तो हकीकत की बात यह है, संविधान में निर्वाचन के सिस्टम का, निर्वाचन की व्यवस्था का विस्तारित प्रयोग नहीं है। बस ये निर्वाचन आयोग की बात कर दी गई है, एक निर्वाचन आयोग होगा, उसके बाद अनुच्छेद 324 में और कह दिया गया है कि उसके द्वारा संसद का चुनाव होगा, राष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा, उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। लेकिन भैया ये होगा कैसे? इसीलिए आप देखेंगे संविधानिक तरीके से वाहन का चेसिस है। अब याद रखिए, वाहन का चेसिस उठा लाइए, पहिया हटा दीजिए, चलेगा ही नहीं। अभी विचार किया गया कि नहीं, संविधान को लागू करने के लिए पहिया भी चाहिए। तो अब संविधान के प्रावधानों के अनुसार संसद ने विधि का निर्माण करना शुरू किया। और कल भी हमने आपको बता रखा था, जहां संसद की विधि का निर्माण होगा वहां अधिनियम आ जाएगा, एक्ट, और जहां संविधान की बात होगी वहां अनुच्छेद रहेगा। इसलिए संसद ने जो अधिनियम बनाया चुनाव कराने के लिए, उसमें 2 अधिनियम है, और एक आप खूब नाम सुनते होंगे, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। ये बात हमने आपको पहले बता रखी है कि सवाल है कि जहां एक्ट होगा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, आरपीए। और इसीलिए आप देखेंगे जब आईएएस के सिलेबस का कभी देखिए पॉलिटी में, हम सिलेबस बाद में बताएंगे, पहले बार एक चीज़ पढ़ तो लें, क्योंकि पहले सिलेबस बताने के साथ समस्या है कि जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनको समझ नहीं आता सिलेबस में क्या बता गए। अब जरा सोच के देखिए, आईएएस के सिलेबस में लिखा गया है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और 1951। इसीलिए अगर आपको कभी मन हो जाए कि मैं पार्टी बनाऊंगा, तो पार्टी बनाएंगे कैसे? संविधान में ही लिखा गया है, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में। आपको मन होगा कि नहीं भाई मैं तो चुनाव लड़ूंगा, तो चुनाव लड़ने के लिए आपका संविधान सहायता नहीं करेगा। यानी संविधान एक तरीके से इतना व्यापक होने के बावजूद संविधान केवल फार्मूले की बात करता है। ये हकीकत की बात है कि संविधान में है तो अनुच्छेद 395, अनुसूची है 12, इसके बावजूद संविधान फार्मूले की बात करता है, हर चीज को संक्षेप में बता देता है, भाग है 22। इसके अलावा हर चीज को शॉर्ट में बता देता है। तो बस ये कह दिया निर्वाचन आयोग निर्वाचन आयोजित कराएगा, तो ये सवाल है निर्वाचन आयोजित कराएगा, कौन नामांकन दाखिल करेगा, कैसे पार्टी बनाई जाएगी, इसका तो उल्लेख ही नहीं है। और अगर आपने पॉलिटी का स्टूडेंट है तो आप बेसिक बातों को पढ़कर ये समझ सकते हैं, लक्षद्वीप के एक सांसद को अयोग्य करा दिया गया था। और अब आपने ये भी सुना होगा कि झारखंड के मुख्यमंत्री के खिलाफ बार बार जा रही है। इन सबका संबंध इस संसदीय अधिनियम से है। इसका मतलब है कि हमें पूरा सरकार की व्यवस्था समझने के लिए केवल संविधान का अध्ययन पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि संविधान अपने तमाम ब्रांचेस बना देता है। संविधान कैसा है? बरगद के वृक्ष की तरह। अपने बरगद का तना तो देख लिया, ब्रांचेस देखा ही नहीं। इसे संविधान ने क्या कर दिया? अपने पहिए बना दिए, ब्रांचेस बना दिए, थोड़े थोड़े काम संसद को दे दिया। तो संविधान ने कहा भाई देखो, हमारे प्रावधान के अनुसार आप लोग ऐसा की विधि बना लो, और विधि में ये तय कर लो चुनाव कैसे होगा। तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है। आप ये पूछोगे सर ये बताओ संसद की विधि बड़ी होगी संविधान, तो मैंने पहले कर रखा है संविधान बड़ा होगा, बड़ा तो संविधान होगा। यानी संसद की विधि कभी संविधान का उल्लंघन नहीं कर सकती, ये बात बहुत स्पष्ट है। तो संविधान का मतलब हमारे पितामह भीष्म, तो पितामह भीष्म की आज्ञा का उल्लंघन कौन करेगा? लेकिन ये भी बात जरूरी है कि जब संविधान को आप केवल पढ़ लेंगे तो व्यवस्था समझ नहीं पाएंगे, भाई हमें समझना चुनाव कैसे हो रहा है। इसलिए संविधान के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण संसदीय अधिनियमों को पढ़ना, इसी को कहते हैं इंडियन पॉलिटी। बात स्पष्ट हो गई? संविधान प्लस संसदीय अधिनियम इज इक्वल टू भारतीय राज्य व्यवस्था। इसलिए कभी पीटी में भी जाएंगे, आईएएस के सवाल दिखेगा, या बाद में पहले एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, बार बार पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए, शब्दों पर खूब ध्यान दीजिए, हड़बड़ी में नहीं, विचार बनाइए, हड़बड़ी बिल्कुल मत पढ़िए। तो अब इसका मतलब है प्रश्न अभी हल होना हो उसकी चिंता मत करिए, लेकिन अभी विषय के ऊपर समझ लीजिए अच्छे से। तो इंडियन पॉलिटी का मतलब है कि संविधान प्लस संसदीय अधिनियम। और ये एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको तमाम एग्जाम्पल और बता सकता हूँ, ये तो हमने एक उदाहरण बता दिया, और भी उदाहरण आप देख सकते हैं। जैसे संविधान में लिखा गया है